बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? लगता है मिड टर्म एग्जाम ने खासा परेशान किया हुआ है। चलें, कोई बात नहीं, आपकी परेशानी कम करने के लिए आज हम ये वीडियो आपके लिए लाए हैं। आज की इस वीडियो में या आज की इस एपिसोड में हम CS403 यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो आपके एग्जाम का जो MCQs वाला सेक्शन है यानी सेक्शन 1 या ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस हैं उनको लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि 60 MCQs आपके साथ डिस्कस करें और एक आपको रिफ्रेशर भी प्रोवाइड करें, और कहीं कोई अगर कॉन्सेप्ट वीक है तो एक दो लाइनों के आपको कॉन्सेप्ट भी आपके साथ शेयर करें ताकि वो थोड़ा सा रीइंफोर्स हो जाएं और आप एग्जाम में भरपूर तरीके से तैयार होकर जाएं इंशाल्लाह। आई एम रेडी, इफ यू फोक्स आर रेडी, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, अ कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स दैट कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस इज कॉल्ड। तो दो तीन चीज़ें हैं, क्विकली ज़रा आपने वो फोकस करना है, मैं उनको ज़रा रिलेट करने की कोशिश करता हूँ आपकी आसानी के लिए। एक हमारा डेटाबेस है, नंबर 1। एक इसका स्ट्रक्चर है, नंबर 2। इस स्ट्रक्चर को हमने डिस्क्राइब करना है, नंबर 3। इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कॉन्सेप्ट सारा क्या कहलाता है? डेटा मॉडल। ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? डेटा मॉडल। दोबारा देखिए, एक डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये चीज़, ये जो कॉन्सेप्ट हैं, एक डेटाबेस के स्ट्रक्चर को हम जब डिस्क्राइब करना चाहेंगे, वो कॉन्सेप्ट क्या कहलाएंगे? डेटा मॉडल। Question number 2. By default, a non-key attribute in a relation can have dash value. दो तीन चीज़ें फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, जो वर्ड हाईलाइट हैं या रेड हैं या बोल्ड हैं, उनको आपने थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा फोकस करना है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट इसका मतलब ये है, ठीक है ना, यानी बिल्ट इन, नेचरली। एक नॉन की जो एट्रीब्यूट होता है, यानी एक टेबल के अंदर, इस रिलेशन का मतलब टेबल है, एक टेबल के अंदर वो कॉलम, एट्रीब्यूट्स का मतलब कॉलम, वो कॉलम जिनके ऊपर ना तो आपकी कोई प्राइमरी की लगी हुई है, ना आपकी कोई फॉरेन की लगी हुई है। ठीक है, ये आपको पता है। आप रिलेशनशिप जब बनाते हैं, दो टेबल्स को लिंक करते हैं, तो आप प्राइमरी की और फॉरेन की के जरिए से दो टेबल्स को लिंक कर सकते हैं और रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं और करते हैं, राइट। तो कोई एक ऐसा टेबल है, वो कॉलम जिसके ऊपर कोई की नहीं लगी हुई, उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो सकती है? ठीक है ना, कैन हैव डैश वैल्यू। तो बाय डिफॉल्ट एक नॉन की एट्रीब्यूट कॉलम की जो वैल्यू है वो नल हो सकती है। मिसाल के तौर पे आप एक टेबल क्रिएट करते हैं और उसमें आप एक कॉलम रख लेते हैं सर्टिफिकेशन का, पास्ट एक्सपीरियंस का। मुमकिन है स्टूडेंट जो इंटर्नशिप के लिए आ रहे हैं उनका पास्ट एक्सपीरियंस ना हो। उन स्टूडेंट्स के केस में वो इंटर्नशिप के अंदर या पास्ट एक्सपीरियंस के अंदर या जो भी वो कॉलम है सर्टिफिकेशन का, वो क्या होता जाएगा? ब्लैंक होता जाएगा। और ब्लैंक मींस नल। लेकिन वो क्या होगी? नॉन की एट्रीब्यूट, यानी वो कॉलम टेबल का जिसके ऊपर आपने कोई की अप्लाई नहीं की हुई, प्राइमरी भी नहीं है, फॉरेन भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, अ डेटाबेस सिस्टम अलाउज द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अच्छा, डेटाबेस सिस्टम हमें जिन चीजों के लिए हमें अलाउ करता है उनमें से एक चीज यहाँ पे नहीं है, यानी इन चार के अंदर, ऑप्शंस के अंदर एक चीज ऐसी है जो डेटाबेस अलाउ नहीं करता, हमें वो आइडेंटिफाई करनी है। फर्स्ट है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ डेटा फॉर एफिशिएंट वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये तो बात बिल्कुल ठीक है, ये तो डेटाबेस अलाउ करता है कि आप डेटे को मैनेज कर लें, डेटे को कंट्रोल कर लें, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग है वो ऑटोमेट हो जाए, एफिशिएंट हो जाए। सेकंड है जी, मोर क्रिटिकल फंक्शंस इन ऑर्गेनाइजेशंस टू बी कंप्यूटराइज्ड। जाहिर बात है, जो आपके क्रिटिकल फंक्शन हैं, एचआर है, ऑपरेशंस है, सेल्स है और इस तरह के और डिपार्टमेंट्स हैं, उनको आप क्या कर रहे हैं? उनको भी आप ऑटोमेट करें, कंप्यूटराइज करें, तो दैट्स वेरी फाइन। ये हमें सेलेक्ट नहीं करना, हमें वो सेलेक्ट करना है जो डेटाबेस अलाउ नहीं करता, एक्सेप्ट any user to access all its data. So this could be the potential choice. देखिए ना, आप किसी एक यूजर को पूरी ऑर्गेनाइजेशन के डेटे की एक्सेस दे देंगे, यकीनन नहीं दे सकते आप। You cannot grant the access of full data to a single person. और लास्ट देखते हैं जी, इंटीग्रेशन ऑफ डेटा अक्रॉस मल्टीपल एप्लीकेशन। जरी बात है, अगर आपकी कंपनी में 4-5 ERP, SAP सॉफ्टवेयर और चीजें लगी हुई हैं, ओरेकल एटसेट्रा, तो आप सबको इंटीग्रेट करना चाहेंगे क्योंकि टू एंड फ्रो एप्लीकेशन ने डेटा भेजना है, रिसीव करना है, एंड सो ऑन।
तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज समथिंग जो डेटाबेस अलाउ नहीं करता और उसको नहीं करना चाहिए, कि दिस कुड बी अ पोटेंशियल प्रॉब्लम और लीड टू अ पोटेंशियल प्रॉब्लम, कि एक बंदे को ऑर्गेनाइजेशन में सारे डेटा की एक्सेस दे दें, अपना होल डेटा उसको एक्सपोज कर दें, ग्रांट कर दें उसको, तो ये मुमकिन नहीं है और डेटाबेस को ऐसा करना भी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, द ईआर डेटा मॉडल इज एन एग्जांपल ऑफ। हमारे पास जो एंटिटी रिलेशनशिप एक मॉडल होता है, वो पूछा गया कि किस चीज की एग्जांपल है। क्या ये फिजिकल डेटाबेस की एग्जांपल है, लॉजिकल डेटाबेस की एग्जांपल है, रिलेशनल की, या फिर कंसेप्चुअल की। तो आपने पढ़ा होगा कि एंटिटी रिलेशनशिप जो है ये किसके साथ एसोसिएटेड है, कंसेप्चुअल के साथ। यानी शुरू में जब आपका जो डेटाबेस कंसेप्चुअल होता है, आप उसमें से अभी ये निकालते हैं, डिराइव करते हैं कि आपके इस पूरे सिनेरियो में रिक्वायरमेंट्स के अंदर जब एनालिसिस करते हैं तो यू कम अप विद द नंबर ऑफ टेबल्स एंड देन यू कम अप विद द एट्रीब्यूट्स ऑफ ईच टेबल एंड देन फिर उसके बाद यू कम अप विद द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टेबल्स। तो ये जो आप काम करते हैं जिसमें आप नंबर ऑफ टेबल्स निकालते हैं किसी एक प्रपोज सोल्यूशन के लिए, किसी एक सॉफ्टवेयर के लिए, दैट यू आर गोइंग टू बिल्ड दैट और डेवलप दैट, उसके लिए जो आप नंबर ऑफ टेबल्स निकालते हैं, फिर हर एक टेबल के अंदर कितने कॉलम्स होंगे एंड हाउ दीज टेबल्स विल बी रिलेटेड टू ईच अदर, ये सारा जब आप निकालते हैं देन यू आउटलाइन दैट। और जो आउटलाइन आप करते हैं उसको आप क्या कहते हैं, ईआर डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। और उसको जब आप बना रहे होते हैं तो इन फैक्ट यू आर व्हाट यू आर डूइंग दैट यू आर क्रिएटिंग द कंसेप्चुअल डिजाइन और कंसेप्चुअल डेटाबेस। सो ईआर डेटा मॉडल और ईआरडी डायग्राम बेसिकली इसको आप किसके साथ एसोसिएट कर लीजिएगा, कंसेप्चुअल के साथ, ठीक है। सो ईआर डेटा मॉडल इज एन एग्जांपल ऑफ कंसेप्चुअल डेटाबेस। Question number 5. The entity that is not dependent on any entity for its existence is known as dash entity. कोई एंटिटी है उसको अपनी एग्जिस्टेंस के लिए किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, यानी वो खुद एग्जिस्ट कर सकती है। स्टूडेंट हो सकता है, कोई एम्प्लॉय हो सकता है, कोई प्रोडक्ट हो सकती है एंटिटी, इट कुड बी एनीथिंग, राइट। सो वो एंटिटी जिसको एग्जिस्ट करने के लिए किसी और एंटिटी का सहारा नहीं लेना पड़ता, किसी और एंटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी। क्वेश्चन नंबर 6 है, वी हैव टू एंटिटीज, पर्सन एंड डॉक्टर। Which of the following is the best suitable type of relationship between the mentioned entities? एक एंटिटी दी हुई है पर्सन एंड एक दी हुई है डॉक्टर, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। आपने शायद पढ़ा होगा ना, सब टाइप, कुछ सुपर टाइप, कुछ इनहेरिटेंस, समथिंग, कुछ याद आ रहा हो। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और हम क्या करते हैं, हम जो सुपर टाइप होती है उसको हम कहीं ऊपर आउटलाइन कर लेते हैं, जस्ट जस्ट दिस इज अ रफ आइडिया। और उसके बाद जो आपकी सब टाइप होती है उसको आप नीचे कर लेते हैं, ठीक है, हाईलाइट। एंड इसी तरह कोई और भी हो सकती है। सो ये जो कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं इन दोनों के, वो हम क्या करते हैं, उठा के यहाँ डाल देते हैं इस सुपर टाइप में, ठीक है ना। थिंक लाइक दिस वन इज सुपर टाइप, ठीक है जी। आ, जैसे लिखा गया वैसे सुपर ऐसे होता नहीं है, लेकिन जस्ट जस्ट थिंक अबाउट, आप जस्ट ओके, नो दिस इज गुड सुपर और बेटर सुपर, एनीवेज। इसका मतलब ये है कि दिस वन इज गोइंग टू बी अ डॉक्टर, ठीक है, लेट्स राइट अ डी आर, और दिस इज गोइंग टू बी अ पर्सन, ठीक है, पी आर, एंड मे बी दिस इज गोइंग टू बी अ प्रोफेसर और मे बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मे बी समबडी एल्स। तो इसका मतलब ये है कि इनके जो कुछ एट्रीब्यूट्स हैं वो इनके पास अपने हैं, लेकिन जो कुछ कॉमन है वो हमने यहाँ पर्सन पे डाले हुए हैं। दिस इज अ सिमिलर कॉन्सेप्ट जो कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी पढ़ते हैं, राइट। तो अब क्या है, ये जो नीचे वाले सब टाइप के लोग हैं या एंटिटीज हैं, ये अपनी सुपर टाइप से क्या कर रही हैं, चीजें इनहेरिट कर रही हैं। तो अब रिलेशनशिप क्या बना कि ये जो डॉक्टर है ये क्या है, सब टाइप है, और जो पर्सन है ये क्या, सुपर टाइप है। तो हम कह सकते हैं कि इनके पास जो डॉक्टर है असल में वो क्या है, सब टाइप है। सो जो रिलेशनशिप बनता है वो क्या बनता है, सब टाइप का। क्वेश्चन नंबर 7 है, which of the following provides us the facility to add properties of one entity to another entity automatically?
कि बिल्कुल अभी जो हमने कॉन्सेप्ट देखा है ना, बिल्कुल उससे सिमिलर क्वेश्चन है, उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। हम चाहते हैं कि कौन सी ऐसी फैसिलिटी है कि हम कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करें किसी एक एंटिटी के अंदर, और ये जो प्रॉपर्टीज हम ऐड कर रहे हैं ये किसी दूसरी एंटिटी के अंदर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएं। जो सिमिलर कॉन्सेप्ट हमने देखा है वही ये चीज है, और इसको हम कैसे हैंडल करते हैं, इसको कैसे मैनेज करते हैं, थ्रू इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होगी कि हमारे पास जो सुपर टाइप है उसमें अगर हम ये कुछ प्रॉपर्टीज ऐड कर देंगे तो उस सुपर टाइप की एक, दो या जितनी भी सब टाइप्स हैं उनमें वो एट्रीब्यूट्स हैं वो इनहेरिट हो जाएंगे, या दूसरे लफ्जों में सब टाइप्स होती हैं वो सुपर टाइप से एट्रीब्यूट्स इनहेरिट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, a description of a particular collection of data using the given data model is called। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा जरा ब्रेक डाउन करें। हमारे पास कोई एक कलेक्शन ऑफ डेटा है, इसकी हमने क्या लिखनी है, डिस्क्रिप्शन, और हम क्या यूज कर सकते हैं, कोई एक डेटा मॉडल। फिर देखते हैं, एक कलेक्शन ऑफ डेटा है, इसको हमने डिस्क्राइब करना है, ठीक है, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, और हम यूज क्या करेंगे, कोई एक डेटा मॉडल, दिस इज 3, ठीक है। सो दीज आर द 3 pieces together in the order in order to understand. So we have a collection of data and we want to describe that, but we will be using a data model in order to describe that collection of data. तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, डेटाबेस स्कीमा या स्कीमा। सिंपल आप कह सकते हैं, अगर आपको स्कीमा की डेफिनेशन याद है तो भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। बट जस्ट मुझे ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स को भी कंसिडर करना होता है, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर और कदरे समझने में सहल और आसान भी साथ साथ बनाया जाए। ओके जी, 9 है, इफ के इज अ फॉरेन की इन रिलेशन R1। ये रिलेशन का लफ्ज यहाँ पे आता है ना, इसका मतलब है ये कोई टेबल है। तो हमें कहा गया कि कोई R1 एक रिलेशन है, यानी R1 कोई एक टेबल है फॉर इंस्टेंस, और उसके अंदर कोई के कॉलम, कोई भी के कॉलम जो है वो क्या है, फॉरेन की उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुई भी है। तो हम क्या इससे अखज़ कर सकते हैं, इन्फर कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। देखिए, अगर फॉरेन की है ना तो इसका मतलब ये है कि डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ के तो नहीं हो सकती, क्योंकि फॉरेन की में डुप्लीकेट मुमकिन है। ऐसा हो सकता है रिडंडेंट वैल्यू आ जाए, तो ये तो नहीं हो सकता। सेकंड हम देखते हैं, के कैन नॉट हैव अ नल वैल्यू फॉर ए टपल्स इन R1। नहीं, ऐसा भी मुमकिन नहीं है। के इज ए की फॉर सम अदर रिलेशन। देखिए, रिलेशनशिप बनाने के लिए अगर ये फॉरेन की है R1 में, तो किसी और टेबल में यही कोई कॉलम मिलता जुलता होगा ना, सेम, जिसके साथ ये फॉरेन की बन के रिलेट हुआ है या लिंक क्रिएट हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि यही वाला के किसी और टेबल में कोई और की होगी ना, जिसको हम कह रहे हैं कि फॉरेन की है। ये कुछ ठीक लग रहा है। फोर्थ देखते हैं, के इज द प्राइमरी की फॉर R1। नहीं, के R1 में प्राइमरी की तो नहीं है, क्योंकि R1 में के ऑलरेडी हम कह चुके हैं क्या है, फॉरेन की है। इसका मतलब ये है कि ये थर्ड ऑप्शन हमारी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट्स। तो यहाँ पे देखते हैं कि प्राइमरी की कंस्ट्रेंट जो है उसका फीचर कौन सा हो सकता है या है। अलाउ एनी एक्शन दैट वुड डिस्ट्रॉय लिंक बिटवीन टेबल्स। ये तो नहीं है। लिमिट द वैल्यूज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए कॉलम। नहीं, लिमिट तो आप नहीं कर सकते, ऐसा भी मुमकिन नहीं है। यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ए रॉ विजन डेटा। यस, दिस इज फाइन, दिस सीम्स फाइन, कि आपके पास एक यूनिक आईडी होती है जिस पे आप क्या लगाते हैं, प्राइमरी की, और यही आप कंस्ट्रेंट रखते हैं। यानी आप तरह से कंस्ट्रेंट का मतलब मजबूर कर देते हैं, आप रूल लगा देते हैं, रेगुलेशंस बना देते हैं कि जिस कॉलम पे हमारी प्राइमरी की लगी हुई है उस कॉलम के अंदर हर नई आने वाली रो की वैल्यू क्या होगी, यूनिक होगी, सिर्फ उस कॉलम के अंदर। मिसाल लेते हैं, वीयू के स्टूडेंट्स का डेटाबेस बन रहा है और हमने स्टूडेंट आईडी के कॉलम के ऊपर क्या लगा दी, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगा दिया। इसका मतलब क्या होगा, हर स्टूडेंट की आईडी जो नया रजिस्टर हो रहा है उसकी आईडी पिछले स्टूडेंट से या जितने भी रिकॉर्ड एंटर हैं उन सब से क्या होनी चाहिए, मुख्तलिफ। यानी कोई दो स्टूडेंट्स की सेम आईडीज कभी भी नहीं हो सकती। गॉट दैट। फोर्थ भी देख लेते हैं, फोर्थ दैट द कॉलम विल ओनली एक्सेप्ट नल वैल्यू। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, बल्कि यहाँ प्राइमरी की हो तो वह नल तो आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है ये हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है।
Question number 11. Select the relationship that exists when an association is maintained within a single entity. तो ये मेरा ख्याल है जो सिंगल का लफ्ज़ है ना, सिंगल एंटिटी, दिस इज़ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और आप में से कई लोगों ने क्लिक भी कर लिया कि दिस इज़ अ यूनरी रिलेशनशिप। यूनी का मतलब क्या होता है? वन। ठीक है, एंड दैट इज द सिंगल एंटिटी। तो इन दोनों लफ्ज़ों को आपस में आप रिलेट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ क्लूज होते हैं एंड यू कैन रिलेट दोज ऑलवेज। क्वेश्चन नंबर 12 है, डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑथराइजिंग एक्सेस टू द डेटाबेस एंड फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग इट्स यूज। कोई एक साहब हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो इस चीज को मेक श्योर करें कि किसको क्या एक्सेस देनी है, क्या ग्रांट करना है डेटाबेस के अंदर। ठीक है, जो अभी हम बात कर रहे थे ना कि फाइनेंस वाले यूजर्स को सिर्फ फाइनेंस का डेटा मिलेगा, एचआर वाले लोगों को एचआर का मिलेगा, एंड लाइक वाइज फॉर द आईटी ऑपरेशन सेल्स एंड सो ऑन। तो ये कौन बंदा है, ये कौन साहब हैं जिनकी जिम्मेदारी है ये? इसके अलावा उन्होंने कोऑर्डिनेट भी करना है, डेटाबेस को मॉनिटर भी करना है उसके यूज़ के लिए, एवरीडे यूज़ के लिए। तो ये कौन से साहब होते हैं? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं? नहीं, उनका काम तो स्विचेस और राउटर्स को देखना है, आईएसपीस को देखना है, इंटरनेट को देखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना है। तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, दैट्स राइट ऑप्शन। कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डीबीएज होते हैं या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, इट्स देयर जॉब, इट्स देयर रोल, इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि डेटाबेस को उन्होंने आप रनिंग रखना है। इसके अलावा मेक श्योर करने हैं दे टेक बैकअप ऑफ द डेटा एवरी सिंगल डे और मे बी ट्वाइस अ डे, और वट एवर द पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज। और उसके बाद किसको क्या ग्रांट करना है, क्या परमिशन देनी है, कहाँ से कितना रोकना है, वगैरह वगैरह, यानी एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करना है। ये सारी चीजें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएंगी? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में। 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। हमने कुछ एट्रीब्यूट्स पढ़े हुए हैं, जरा देखना होगा कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कौन सा होता है। इसका मतलब ये है कि शायद कुछ एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती हैं किसी एक कॉलम के अंदर। अगेन एट्रीब्यूट मतलब कॉलम। CNIC, थिंक अबाउट इट, किसी बंदे के CNIC दो हो सकते हैं। I mean, do you have two CNIC numbers issued by the Nadra? Of course not. इसका मतलब है तो ये तो मल्टी वैल्यू नहीं हो सकता। यानी किसी टेबल में अगर CNIC का कॉलम है तो उसके अंदर एक वैल्यू आएगी जब हम कह रहे हैं मल्टी वैल्यूड। If you are registered with any organization, including VU or maybe your employer or the company, or maybe you have affiliated with any other educational organization, professional organization भी हो सकती है। Do you have two identification numbers? यानी two IDs आपको मिली हुई हैं। आप कहेंगे नहीं जी बिल्कुल, वहाँ तो एक ही ID मिलती है। Yes, I agree with you, एक ही मिलती है। तो इसका मतलब है ये भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं हो सकता। If I ask you what is your age, right? वैसे तो कहते हैं किसी से पूछनी नहीं चाहिए। चलें, मैं मेल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, आप लोग तो बता सकते हैं। तो आप कहेंगे जाहिर बात है 24, 26, मे बी 28, राइट? ऐसा तो नहीं हो सकता। आप कहेंगे जी 28 और 29। I mean, you cannot have two ages, right? It could be only one. Maybe it's 26 or maybe 25. तो इसका मतलब ये है कि ये मल्टी वैल्यूड नहीं हो सकती ये एट्रीब्यूट भी। बट हॉबीज कैन बी मल्टी वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ, आप कहेंगे जी मैं गार्डनिंग भी करता हूँ, मैं बुक्स भी पढ़ता हूँ। वैसे तो खैर आई हैव हार्डली सीन पीपल रीडिंग बुक्स, बट एनीवेज आप कहेंगे मैं कुकिंग भी करता हूँ। ठीक है, मे बी आई लव ट्रैवलिंग और आई लव फूड्स और मे बी आई लर्न म्यूजिक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो हॉबी इट्स गोइंग टू बी अ मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। 14. Which feature of the database provides conversion from an inconsistent state of database to a consistent state, ensuring the minimum data loss? ऐसा हो सकता है कि किसी वजह से हमारा डेटाबेस इनकंसिस्टेंट स्टेट में चला गया। अब हमने कुछ मेजर्स लेने हैं, कुछ डेटे को इनकंसिस्टेंट से कंसिस्टेंट में ट्रांसफर करना है और मेक श्योर करना है कि मिनिमम डेटा लॉस हो। यानी हमारे पास सेल्स का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है 10 साल का, ऑपरेशंस का पड़ा हुआ है, प्रोडक्शंस का पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री स्टोर की चीजें पड़ी हुई हैं। दीज आर वेरी वेरी क्रिटिकल डेटा फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो डेटाबेस का ये जो फीचर है ये क्या कहलाता है? डेटाबेस रिकवरी। यानी खुदा न खास्ता किसी वजह से डेटाबेस इनकंसिस्टेंट में चला गया तो अब हम रिकवरी सर्विस रन करेंगे एंड वी विल हैव डेटाबेस बैक इन कंसिस्टेंट स्टेट। अब हमारी एप्लीकेशंस दोबारा चलनी शुरू हो जाएंगी, रिस्टोर हो जाएगा सब कुछ। हमारे यूज़र हमारी एप्स या एप्लीकेशंस एक्सेस कर सकेंगे, रिपोर्टिंग कर सकेंगे एंड दे कैन परफॉर्म देयर डे टू डे ऑपरेशंस। ठीक है, तो फ्रॉम इनकंसिस्टेंट स्टेट
टू द कंसिस्टेंट स्टेट, ये जो कन्वर्जन है ये कहलाती है डेटाबेस रिकवरी सर्विसेज। 15 विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट्स एनफोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। तो अभी हम बात करके है ना फॉरेन की प्राइमरी की रिलेशनशिप में एक फॉरेन की ऐसी की है जो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को मेक श्योर करती है। सो यहाँ से हमारी फॉरेन की इज द डिजायर्ड ऑप्शन आर द करेक्ट ऑप्शन, यानी R1 जो टेबल है या रिलेशन है उसके अंदर कोई एक प्राइमरी की होगी, R2 टेबल के अंदर वही सिमिलर कॉलम होगा और यहाँ पे क्या होगी फॉरेन की होगी। नोट दिस, R2 की जो फॉरेन की वाला कॉलम है दिस विल मेक श्योर इनफोर्स द रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। क्वेश्चन नंबर 16 विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज एन एग्जांपल ऑफ मेटा डेटा। अच्छा, हमने पढ़ा हुआ है कि जो मेटा डेटा है दिस इज बेसिकली टू वर्ड्स मेटा एंड डेटा, दैट मीन्स के डेटा अबाउट डेटा, डेटा अबाउट डेटा। तो इस क्वेश्चन को हम इस डेफिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो चार ऑप्शंस में से हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी एक जो है वो एग्जांपल है मेटा डेटा की। अली is the name of a person, is the attribute of a person, ये तो खुद डेटा है। एड्रेस, अली का एड्रेस हो सकता है, मे बी ही बिलोंग्स टू समनाबाद, इकबाल टाउन, और मे बी डिफेंस समवेयर। पर्सन, व्हाट डू यू थिंक, पर्सन हो सकता है? जी हो सकता है। एंड स्टूडेंट, स्टूडेंट कुड बी अ स्टेटस ऑफ अ पर्सन। और अली, कैली क्या है, प्रोफेशन क्या है उसका, स्टूडेंट है वो। सो ये जो तीन हैं Ali, address and student, these seems to be a data or the attributes themselves. Now the person is basically data about data. Person क्या कर रहा है? This describes or provides the information about other data. यानी person ने बताया कि जो उसका नेम है वो डेटा क्या है, अली है। person ने बताया कि वो एड्रेस है, या person ने बताया ऑक्यूपेशन, या उसकी प्रोफेशन क्या है, वो स्टूडेंट है। So person is basically metadata from the given options. Question number 17. The relational data model is widely accepted due to its mathematical proven foundation and its dash. दुनिया भर में कहा जाता है कि ज्यादातर रिलेशनल मॉडल यूज होता है, रिलेशनल डेटा मॉडल यूज होता है। RDBMS आपने सुना होगा, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स लाइक SQL सर्वर, ओरेकल एटसेट्रा। तो ये ज़्यादातर अच्छे समझे जाते हैं या इनको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है या किया जाता रहा है। दो वजूहात हैं, एक वो कहते हैं कि जी इसकी जो फाउंडेशन है दोज आर बिल्ड ऑन द सॉलिड मैथमेटिक्स जो कि प्रूवन है, और दूसरी उसकी क्या चीज़ है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ, कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए। द मोर थिंग्स इज कॉम्प्लेक्स द पीपल आर नॉट गोइंग टू लाइक इट और अडॉप्ट इट, राइट। सो इट्स द सिंप्लिसिटी इन फैक्ट, द वे इट्स कीपिंग थिंग्स सिंपल is the other feature that is making it more adoptable or flexible. 18 है, the basic purpose of a diamond in ER diagram is to show the dash. तो आपने ER डायग्राम पढ़ी हुई है, आप बनाते भी हैं, उसमें डायमंड जो है वो क्या चीज शो करता है, रिलेशनशिप्स। ठीक है, आपने देखा हुआ है ना कि कैसे आप ओवल्स को डालते हैं और वो क्या बन जाती हैं, आपकी एंटिटीज। इसी तरह जो डायमंड आप डालते हैं वो किस लिए होता है, आपकी ERD में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। 19 है, एंड द क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स या CRM, इसको आप क्या लेते हैं शॉर्ट, द एट्रीब्यूट्स आर स्पेसिफाइड ऑन। तो आपके पास CRM जो होती है उसमें x एक्सिस पे भी कोई वैल्यूज होती हैं और कुछ y एक्सिस पे भी वैल्यूज होती हैं। और आपको पता है जो आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं ये कहाँ मेंशन किए जाते हैं, कहाँ लिखे जाते हैं, x एक्सिस के ऊपर। तो CRM में x एक्सिस के ऊपर आप क्या शो करते हैं, एट्रीब्यूट शो करते हैं, जबकि y एक्सिस के ऊपर आम तौर पे आप ट्रांजिशन शो कर सकते हैं, रिपोर्ट्स शो कर सकते हैं, और इसी तरह डेटाबेस के कुछ और ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप शो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन बिलो। कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं और इनमें से हमें आइडेंटिफाई करनी है कि ठीक कौन सी है। ओके, देखते हैं। द सब टाइप एंटिटी कंटेन्स द एट्रीब्यूट्स ऑफ सुपर टाइप। ठीक है, ये तो बाजार सही लग रही है क्योंकि सब टाइप नीचे होती है ना, सुपर टाइप ऊपर होती है। तो सब टाइप वो कंटेन करती है एट्रीब्यूट जो कि सुपर टाइप के होते हैं क्योंकि वहां से इनहेरिट कर रही होती है।
तो बाहर तो ये बात ठीक लग रही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सुपर टाइप एंटिटी कंटेन्स द एट्रीब्यूट ऑफ सब टाइप। ये ज़रूरी नहीं है। द सब टाइप एंटिटी डज नॉट कंटेन द एट्रीब्यूट्स ऑफ सुपर टाइप, ये तो उसके रेसिप्रोकल गलत लिखी हुई है। बोथ सुपर टाइप एंड सब टाइप एंटिटीज आर द सेम, नहीं ये दोनों बिल्कुल सेम नहीं होती। इसका मतलब ये है कि आर फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट, यानी सब टाइप एंटिटी वो सारे एट्रीब्यूट्स कंटेन करेगी या उसके पास होंगे या इनहेरिट कर लेगी जो उसकी सुपर टाइप एंटिटी के पास होंगे। 21 है, ईच डैश ऑफ द टेबल कंटेन्स एटॉमिक और सिंगल वैल्यू। इस एटॉमिसिटी या एटॉमिक से मतलब होगा कि एक ही वैल्यू होनी चाहिए, और बाय डेफिनेशन एक टेबल के एक सेल के अंदर हमने कहा कि एक ही वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, ये डेफिनेशन ये बेसिक्स में से है कि एक टेबल के एक सेल में एक ही वैल्यू होनी चाहिए। 22 है, इन द 3 लेवल DBMS आर्किटेक्चर द डैश लेवल इंटरेक्ट्स विद द यूजर, राइट। डेटाबेस आर्किटेक्चर में जो एक्सटर्नल लेवल होता है वो बिल्कुल डायरेक्टली यूजर के साथ इंटरेक्ट करता है, या दूसरे लफ्जों में यूजर जो है डेटाबेस आर्किटेक्चर के अगर लेवल्स की हम बात करें तो जो एक्सटर्नल लेवल है उसके साथ डायरेक्टली वो कोऑर्डिनेट करता है, बाकी जो लेवल्स होते हैं वो उससे हिडन होते। तो इट इज दी एक्सटर्नल जो कि यूजर के साथ क्या करता है, डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। डेटाबेस आर्किटेक्चर की बात करें अगर हम, तो यूजर और एक्सटर्नल इन दोनों को आपस में आप रिलेट कर लीजिए कि आर्किटेक्चर में यूजर जो है वो एक्सटर्नल लेयर के साथ कोऑर्डिनेट करता है। 23 है, द पॉपुलेशन ऑफ द डेटा ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच द डेटाबेस इज क्रिएटेड इज कॉल्ड डैश ऑफ द डेटाबेस। तो आपने डेटाबेस क्रिएट कर लिया किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो पॉपुलेशन से इसकी क्या मुराद होगी कि आप डेटा डेली बेसिस पे उसमें ऐड करते जा रहे हैं, डे टू डे बेसिस पे आप अपनी एंट्रीज ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड करते जा रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और इस चीज को हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन। यानी आप अपने डेटाबेस को एक्सटेंड करते जा रहे हैं या उसकी एक्सटेंशन कर रहे हैं, यानी यू क्रिएटेड द डेटाबेस एंड देन ऑन द डेली बेसिस, ये डे टू डे बेसिस आपकी जो ऑपरेशंस हैं, आपके जो सेल्स के लोग हैं वो सारी अपनी ट्रांजैक्शंस लॉग कर रहे हैं, और नो यू डेटा जो है आपका पॉपुलेटेड हो रहा है या पॉपुलेशन आपकी हो रही है, और इस प्रोसेस को या इस फिनोमेना को ये हम क्या कहेंगे कि ये हमारा डेटाबेस जो है वो एक्सटेंड हो रहा है या ये उसकी एक्सटेंशन है। 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्लो डायग्राम। अब कुछ थोड़ी सी बेसिक डेफिनेशन है वो आपके जेहन में होनी चाहिए कि डेटा फ्लो डायग्राम जो है वो क्या चीजें हैं या क्या उसकी बेसिक्स हैं। उसमें से हमें कहा गया कि कोई देखिए कोई एक स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है, वो हमें इसमें से निकालनी है, आउटलाइन करनी है, आइडेंटिफाई करनी है। तो क्विकली पढ़ लेते हैं कि डेटा फ्लो डायग्राम या DFD शोज द फ्लो ऑफ डेटा, ये तो ठीक है, बिटवीन डिफरेंट प्रोसेस और स्पेसिफिक सिस्टम। बाहर तो ये स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है। अच्छा, हमें जबकि नॉट करेक्ट वाली देखनी है। सेकंड देखते हैं, DFD इज सिंपल एंड हाइड्स द कम्प्लेक्सिटीज। ये भी DFD की समझ लीजिए उसकी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। बाहर तो ये भी ठीक लग रहा है। DFD प्रोवाइड्स अस अ वे फॉर एक्सप्रेसिंग डिसीजन पॉइंट्स। नहीं, हमारे पास DFD में कोई डिसीजन पॉइंट्स नहीं होती, तो सीम्स लाइक कि शायद ये गलत लिखी हुई है। बट फोर्थ भी देख लेते हैं। DFD इज अ डिस्क्रिप्टिव, राइट, एंड लिंक्स बिटवीन द प्रोसेस डिस्क्राइब द इंफॉर्मेशन फ्लो। बिल्कुल ठीक है बात। इसका मतलब ये है कि दिस इज आवर डिजायर्ड ऑप्शन। 1, 2 एंड 4 जो हैं वो बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं डेटा फ्लो डायग्राम या DFDs को। इट्स ए थर्ड ऑप्शन जो कि क्या कंट्राडिक्टी है, ये गलत है, या फिर उसके आउट ऑफ स्कोप है, या वो चीज नहीं प्रोवाइड करती जो डेटा फ्लो डायग्राम करती है। सो डिजायर्ड ऑप्शन इज दी थर्ड ऑप्शन, या सी ऑप्शन। 25 है, the entity relationship diagram or the ERD is used to graphically represent the dash database model। तो अभी हम इससे पहले बात करके एक क्वेश्चन के अंदर कि हमारे पास ERD को आपने किसके साथ जोड़ के रखना है, कंसेप्चुअल के साथ। When it comes to ERD, just related with the conceptual, कि जब हम शुरू में रिक्वायरमेंट एनालाइज करते हैं और उस रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद फिर वी कम आउट विद दी number of tables and then the attributes of each table, and then at the third we come across with the or we derive the relationship between these tables। tables के आपस में relationship और हर table के अंदर attributes कितने होंगे, इसको हम किससे ड्रॉ करते हैं, entity relationship से। और ये क्या चीज कहलाती है, this is conceptual database model। 26 है,
logical database design like conceptual design is our, right? So this is just for the mislearning. Forget about it. From this comma to this comma, simply read it as logical database design is our dash. अब थोड़ी सी आसानी लगेगी आपको कि हमें बताना है हमारा जो लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन है वो असल में क्या होता है भला। वो हमारा डेटा मॉडल होता है। असल में देखिए जो हमारा लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन है ना कि ये हमें बताता है, ये हमें डिटेल प्रोवाइड करता है कि आपने डेटा कैसे ऑर्गेनाइज करना है, डेटा कैसे स्टोर करना है और कैसे मैनेज करना है डेटाबेस के अंदर। तो ये जो प्रोसेस है जो हमें ये डिटेल बता रहा है, डेटाबेस का स्ट्रक्चर बता रहा है कि आपने डेटा कैसे ऑर्गेनाइज करना है, स्टोर करना है, मैनेज करना है, ये असल में क्या कहलाता है हमारा डेटा मॉडल। तो हम कह सकते हैं लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन इज आवर डेटा मॉडल। 27 द मेजर बेनिफिट ऑफ डेटा शेयरिंग इज, मेरे ख्याल में आसान है, इसमें कोई ऐसा मुश्किल बात तो नहीं है कि आपको पता है कि बेनिफिट्स क्या हैं डेटा शेयर करने के। हमारे पास आजकल देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है 2 3 4 5 डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं। तो क्या ख्याल है हम सब एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग डेटाबेस क्रिएट करें। अब आप खुद सोचिए ना 5 सर्वर्स, रिडंडेंट डेटा या डुप्लीकेट या रेपिटेशन आएगी ना डेटा की, जबकि एम्प्लॉयज भी वही हैं, प्रोडक्शन भी वही हो रही हैं, सर्विसेज भी वही हैं, फाइनेंस, अकाउंट पेबल, रिसीवेबल, इन्वेंटोरीज इन स्टॉक एंड सो ऑन। तो सारी चीजें एक ही हैं, ये सब कुछ एक ही है। और गिवन स्टेटमेंट में से अगर आप एक चीज देखें जो कि हमारी ऑप्शन यहाँ फिर लिखी हुई है, वही कह रही है कि डेटा ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशन प्लेस्ड एट द सेम प्लेस एट द सेम लोकेशन, कि हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, जैसे हमने बात की ना, ईआरपीज हैं, एसएपीज हैं, हमारे पास ओरेकल है, हमारे पास और एप्लीकेशंस हैं, सीआरएम्स हो सकते हैं ना, सो ऑन। तो ये सारी एप्लीकेशंस का डेटा अगर हम एक ही जगह रख देते हैं, डेटा वेयर हाउस बना लेते हैं, सम काइंड ऑफ थिंग। सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, ना सिर्फ वो इंटीग्रेट हो सकती हैं बल्कि हम रिडेंडेंसी से बच जाते हैं और बैकअप, रिकवरी, बहुत सारी और कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम, फाइनेंस, उन सब से भी बच सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है डेटा शेयरिंग का। 28 इफ एन एंटिटी इज लिंक्ड विद इटसेल्फ, एक ही एंटिटी है वो लिंक कर रही है किसके साथ, इटसेल्फ, दैट्स व्हाई आई जस्ट हाईलाइटेड इट। तो ये किस तरह का रिलेशनशिप होगा, आपने पढ़ा हुआ है, बेसिक डेफिनेशन है रिकर्सिव रिलेशनशिप की, कि रिकर्सिव रिलेशनशिप एक एंटिटी का होता है जिसको आप यूनिरी भी कहते हैं, और ये इटसेल्फ लिंक्ड होता है, लिंक टू इटसेल्फ, द एंटिटी इज लिंक्ड टू इटसेल्फ। तो ये क्या हुआ, रिकर्सिव रिलेशनशिप। 29 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस, कोई एक यहाँ पे डिसएडवांटेज हो सकता है, या 4 में से बाकी 3 एडवांटेज होंगे, एक जो है वो नहीं होगा। वो जो नहीं होगा ना एडवांटेज, वही हमें फाइंड करना है। अच्छा जी, डेटा कंसिस्टेंसी, कि डेटा अगर शेयर्ड है, सब जगहों पे एक जैसा आ रहा है, ठीक आ रहा है, तो ये तो क्या हुआ एडवांटेज। ओके, लीव इट। रिकवरी प्रोसीजर इज डिफिकल्ट, रिकवरी का प्रोसीजर बहुत मुश्किल है। अगर मुश्किल एक चीज हो तो वो क्या एडवांटेज होती है, नहीं, इसका मतलब है ये कोई गड़बड़ है। ओके जी, थर्ड देखते हैं, फास्टर डेवलपमेंट ऑफ न्यू एप्लीकेशन, ये तो एडवांटेज हो गया। बेटर बैकअप और रिकवरी, ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये एडवांटेज नहीं है। अगर डेटाबेस का रिकवर करने का या रिकवरी का प्रोसेस बहुत कबरसम है, बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत क्या डिफिकल्ट है, it's a very challenging job, then we can say that this recovery procedure is a disadvantage, or this is not one of the advantages of database systems. Question number 30, which of the following best describes the data security in the database management system or the DBMS? हम सिक्योरिटी से जब मुराद लेते हैं ना, तो हमारी मुराद क्या होती है, 2 3 चीजें क्विकली हैं। उसमें सबसे जो टॉप पे होती है ना, वो ये है, हम इससे पहले बात भी कर रहे थे क्वेश्चन में, ऐसा हम नहीं कर सकते कि हम हर यूजर को सब कुछ एक्सपोज कर दें या सब डेटे की एक्सेस दे दें। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल एंड दिस इज प्रैक्टिकली वेरी वेरी डेंजरस। यानी ऐसा नहीं आप कर सकते कि हर यूजर को सब कुछ जो है वो एक्सेस करने दें। यानी एक एम्प्लॉय पेरोल्स भी देखता रहे, कौन कितनी सैलरी लेता है, अकाउंट्स भी देखता रहे, इवन अकाउंट्स के ट्रांजेक्शन्स भी करता रहे, ठीक है, अपनी मर्जी की सैलरी लेता रहे,
वो कहे चलो जी मैं अकाउंटेंट हूँ, आज मैं अपनी मर्जी की इस महीने से ले लूंगा, मुझे 1 लाख मिलती है आज, अब से तो मैं अंदर 4 लाख लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे पास एक्सेस है ना अकाउंट के डेटा की, ओरेकल की, सो ऑन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या करें, हर एक को उतनी एक्सेस दें जितनी उनको देनी चाहिए, जो उनका डिपार्टमेंट है, जो उनको ग्रांट्स मिलनी चाहिए, जो प्रोविजंस होनी चाहिए वही हों। डू नॉट गिव एवरी एक्सेस टू एनी यूजर, ठीक है। तो ये एक बुनियादी चीज है जो कि हम क्या करते हैं, एक्सेस को कंट्रोल करते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द क्रिटिकल इशू जो कि सिक्योरिटी में आता है। इसके अलावा बाकी भी हैं कुछ, इलेजिटिमेट जो है वो डेटा मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरह की और भी कुछ चीजें हैं। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन ऑप्शंस वी कैन से कि एफिशिएंट चेक ऑन ऑल यूजर्स एक्सेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी। यानी जिस यूजर को जो डेटाबेस एक्सेस है वो वही लेगा, और यह मेक श्योर करेंगे कि किसी यूजर को किसी और डेटा की एक्सेस नहीं है अगर, तो उसको वो डेटा एक्सेस भी नहीं करने दिया जाएगा या उसको नहीं करना चाहिए। अगर मुझे किसी और टेबल को, किसी और वेबसाइट्स को, किसी और पेज को एक्सेस करने की इजाजत नहीं है, तो मैं जब अगर कोशिश भी करूं तो वो मुझे एक्सेस ना हो, ये क्या हुई, सिक्योरिटी हुई। ऐसा तो नहीं है ना कि वो मुझे एक्सेस तो नहीं थी, लेकिन मैंने एक्सेस करने की कोशिश की और मैंने कहा ये तो एक्सेस हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये फिर सिक्योरिटी ना हुई। जबकि हमें यहाँ ये देखना पड़ेगा कि हमारा डेटाबेस जो है उसके अंदर फॉर इंस्टेंस अगर 20 टेबल हैं, तो जिस जिस यूजर को जो जो टेबल अलाउ किया जाना चाहिए वो सिर्फ वही एक्सेस करे, जिसको सिर्फ रीड के राइट्स हैं वो सिर्फ रीड करे, जिसको एडिट के राइट्स हैं, डिलीट के हैं, ऐड के हैं, वो अपना काम करते रहें। अगर किसी को व्यू के राइट्स हैं तो वो ऐसा ना हो कि वो डिलीट भी करता रहे। सो दिस इज गोइंग टू बी अ इनसिक्योर नो। सो आवर फर्स्ट ऑप्शन एक्चुअली इज द डिजायर्ड ऑप्शन कि एफिशिएंट चेक ऑन ऑल यूजर्स एक्सेस। इसको हमें देखना पड़ेगा, हर रिक्वेस्ट को देखना पड़ेगा कि जो रिक्वेस्ट आ रही है क्या वो लेजिटिमेट है, जिस डेटा को वो मांग रही है वो, या वो यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या उस डेटे के लिए वो उसकी रिक्वेस्ट वैलिड है, वो एलिजिबल है उसको एक्सेस करने का। अगर तो एलिजिबल है तो फिर ग्रांट कीजिए, और अगर नहीं है तो फिर क्या कर लीजिए, रिवोक कीजिए, उसको रोक दीजिए, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए, ठीक है। सो दिस इज द सिक्योरिटी डिस्क्रिप्शन विद रिस्पेक्ट टू डेटाबेस सिस्टम। 31 है making changes to the conceptual schema of a database but not affecting the existing external schema is example of। ये आपने पढ़ी हुई है ना कुछ 2-3 इंडिपेंडेंस, ठीक है। उसमें एक इंडिपेंडेंस पूछी गई है, उसमें पूछा जा रहा है कि आप क्या करते हैं, कंसेप्चुअल स्कीमा में आप चेंजेस करते हैं। अगर आप कंसेप्चुअल स्कीमा में चेंजेस करते हैं तो ये चेंजेस एक्सटर्नल स्कीमा में अफेक्ट नहीं करती, ठीक है, जो कि अच्छी बात है। तो कंसेप्चुअल स्कीमा की चेंजेस एक्सटर्नल स्कीमा में रिफ्लेक्ट नहीं होती। इस चीज को हम कहते हैं लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। यानी लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होगी कि अगर हम अपने कंसेप्चुअल स्कीमा में चेंजेस करें, उनका इफेक्ट कहीं एक्सटर्नल स्कीमा पे ना हो, या नहीं हो रहा तो, या नहीं होना चाहिए, तो इस केस में हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो डिजायर्ड ऑप्शन होगी। 32 A table can be logically connected to another table by defining a dash। एक रिलेशन है या एक टेबल है, इसको आपने कनेक्ट करना है किसी और टेबल के साथ, लेकिन आपको क्या चाहिए, क्या डिफाइन करना पड़ेगा आपको ये कनेक्शन क्रिएट करने के लिए। तो आपने पढ़ा होगा, आपने इसको किया भी होगा। उसके लिए जरूरी चीज क्या है कि दोनों टेबल्स के दरमियान क्या होना चाहिए, कॉमन एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, कॉमन कॉलम होना चाहिए। सो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाडेटा। अभी हमने एक क्वेश्चन भी किया, इस पर बात भी की कि मेटाडेटा क्या है, इट्स डेटा अबाउट द डेटा। तो अब यहाँ पे देखना है कि कुछ 3 चीजें तो शायद मेटाडेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, हमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो पहली है डेटा अबाउट डेटा, ये तो बिल्कुल ठीक है, यही तो हम कह रहे हैं कि डेफिनेशन है इसकी, मेटाडेटा की यही डेफिनेशन है कि इट्स डेटा अबाउट डेटा। सेकंड देखते हैं जी, डिफाइंस अ डेटा डिक्शनरी, ये बात भी ठीक है, ओके जी। थर्ड देखते हैं जी, सेल्फ डिस्क्राइबिंग, ये बात भी ठीक है, और ये तो इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है मेटाडेटा का कि ये क्या होता है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन होती है इसकी। और हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है, इंक्लूड यूजर डेटा, हाँ ये गलत है, हम इसमें यूजर का डेटा शामिल नहीं करते,
हम सिर्फ क्या करते हैं, डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं। अगेन हम कह रहे हैं ना, डेटा अबाउट डेटा, यानी जो एट्रीब्यूट्स हैं टेबल के, जो स्कीमा है, डेटाबेस का स्ट्रक्चर है, इस तरह की जो चीजें हैं उनके बारे में हम इंफॉर्मेशन रख रहे हैं। हम यूजर का डेटा उसमें इंक्लूड नहीं कर रहे। ये वाली ऑप्शन जो है वो मेटा डेटा की डेफिनेशन नहीं है। 34 है इंटरनल स्कीमा व्यू डिफाइंस द डैश ऑफ द डेटा। तो जो इंटरनल स्कीमा है हमारा, या इंटरनल व्यू आप कह लीजिए, ये क्या चीज डिफाइन करता है डेटा के बारे में, ये डेटा की कौन सी चीज डिफाइन करता है। तो इंटरनल स्कीमा जो है वो हमने कहा, या बाय डेफिनेशन वो हमारे डेटे का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये डिफाइन करता है कि व्हाट डेटा विल बी स्टोर्ड इन द टर्म्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी हम क्या स्टोर करेंगे, यानी एज स्टोर करेंगे, नेम स्टोर करेंगे, ईमेल स्टोर करेंगे फॉर ए स्टूडेंट। और ये भी डिफाइन करता है कि ये जो डिफरेंट वैल्यूज हैं वो किस तरह स्टोर होंगे, क्या स्टोर करेंगे, और ये वैल्यूज डिफरेंट किस तरह स्टोर होंगे। ये दो चीजें डिफाइन करता है मेनली इंटरनल स्कीमा। तो सी इज आर डिजायर्ड ऑप्शन। 35 है द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और द डीबीएमएस इज मेनली यूज्ड टू। डीबीएमएस एक तो डेटाबेस है हमारा इटसेल्फ, जो क्या है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड है। एक वो सॉफ्टवेयर है जो हमारे इस कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स को हमारे लिए एक्सेसिबल बनाता है। हम अपने डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, उससे इंटरैक्ट कर सकते हैं, उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। उस सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए हम अपने डेटाबेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, डेटा भेज सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये सारा जो सॉफ्टवेयर है जो हमें हमारे डेटाबेस तक कनेक्टिविटी दे रहा है और ये सारे काम करने की फैसिलिटी दे रहा है, तो उसको हम क्या कह रहे होते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डीबीएमएस। तो पूछा गया है कि डीबीएमएस किस लिए यूज होता है, कि डीबीएमएस को यूज करते हुए हम अपने डेटाबेस में डेटा स्टोर करते हैं, करेक्ट। हम अपने स्टोर किए हुए डेटाबेस को एक्सेस करते हैं, परफेक्टली फाइन। और हम उसके अंदर यूजर जो है वो देख लेते हैं कि कितने यूजर्स हैं, किनको हमने एक्सेस देनी है। अभी हम बात कर रहे थे ना सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ऐसा नहीं होगा कि हम हर यूजर को हर एक की एक्सेस देते रहें। भाई ठीक है, आप आएँ जब मर्जी 11 बजे, आप जाएँ डेटाबेस में जाके 9:05 की अटेंडेंस लगा दीजिए। माशाल्लाह क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया फिर। आप चाहे इस महीने की सैलरी अपनी मनचाही ले लें। आपको 1 लाख रुपए सैलरी अलाउड है, आप 1.5 लाख की निकाल लीजिए, क्योंकि आपके पास एक्सेस है डेटे की, राइट? तो ऐसा नहीं होगा ना फिर। हमें यूज़र्स को लिमिट करना पड़ेगा। हमें उनको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि यू शुड बी एक्सेसिंग व्हाट यू आर सपोज्ड टू एक्सेस। ठीक है, जो कि लेजिटिमेट है आपके लिए। द प्रोविजन यू शुड हैव, यू विल बी ओनली एक्सेसिंग दोज पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉट ऑल ऑर्गेनाइजेशन डेटा। सो ऑल आर दी वैलिड ऑप्शंस। हम स्टोर भी करेंगे अपने डेटा, स्टोर डेटे को एक्सेस भी करेंगे। हम अपने यूजर्स को भी उनकी एक्सेस, उनकी ग्रांट्स, प्रोविजंस, या क्या चीज़ उनसे रिवोक करनी है, या कितनी चीज़ों पे उनको रिस्ट्रिक्ट करना है, एक्सेस परमिशंस वगैरह की चीज़ें यूजर्स के साथ वो भी देखनी है। तो हम कह सकते हैं कि डीबीएमएस इज बेसिकली प्रोवाइडिंग ऑल आर 3 फंक्शंस, फैसिलिटीज, जो कि यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है फ्री स्टैंडिंग डेटा डिक्शनरी इज क्रिएटेड बाय। तो हमने डेटा डिक्शनरी पढ़ी हुई है, उसके अंदर जो 2 टाइप्स हैं, वन ऑफ देम इज फ्री स्टैंडिंग डेटा डिक्शनरी। तो पूछा गया है कि ये कौन है जो फ्री स्टैंडिंग डिक्शनरी को क्रिएट करता है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स, जो कि हमारे लिए एसडीएलसी यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के डिफरेंट फेजेस को ऑटोमेट करते हैं या करने में हमें हेल्प करते हैं। तो ये केस के जो टूल हैं, ये हमारे लिए फ्री स्टैंडिंग डेटा डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। 37 है which of the following tool is used to graphically represent the components and design of the system। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं बिट्स एंड पीसेस में दोबारा ब्रेक डाउन करता हूँ। हमारे पास एक टूल है जो हमें बताना है। वो टूल क्या करता है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है, यानी कोई मॉडल बना देता है, डब्बे, लाइनें वगैरह इस तरह की चीजें बना देता है। किसको, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं, एक, और उसका डिजाइन कैसा है, दो। एक टूल बताना है जो किसी सिस्टम के डिजाइन और कंपोनेंट्स, इन सबको क्या करता है, प्रेजेंट करता है। ठीक हो गया, मेरा ख्याल है आसान हो गया। सो हमें एक टूल आइडेंटिफाई करना है
जो एक सॉफ्टवेयर सिस्टम का डिज़ाइन भी बताता है, उसके कंपोनेंट्स कितने हैं वो भी बताता है, लेकिन बताता कैसे है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। वो टूल हमारा कौन सा है? डीएफडी यानी डेटा फ्लो डायग्राम। ये बेसिक डेफिनेशन है उसकी कि डेटा फ्लो डायग्राम हमारे एक सॉफ्टवेयर सिस्टम का डिज़ाइन भी बताता है, उसके कंपोनेंट्स भी बताता है और ये भी बताता है कि वो बाकी सिस्टम से कैसे इंटरैक्ट करेगा। इवन एंड यूज़र है, बाकी और सिस्टम भी हम दिखा देते हैं, जो कि हम क्या कहते हैं, ज़ीरो लेवल डीएफडीज़ को हम कॉन्टेक्स्ट डायग्राम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हिच कंस्ट्रेंट इज जनरली यूज्ड फॉर एफिशिएंसी पर्पस इन द डेटा एंट्री प्रोसेस। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक कंस्ट्रेंट है, एक रूल है, वो कहते हैं कि जी हम लगाते हैं जब हम डेटा एंट्री कर रहे होते हैं। यानी एक सॉफ्टवेयर है ना, उसमें लोग रोज ऑपरेशंस का डेटा डालते हैं, फ्लाइट्स की रिजर्वेशन है वो डालते हैं, टिकट्स की बुकिंग है वो डालते हैं, सेल्स का डेटा डालते हैं, बैंक्स वाले ट्रांजेक्शन का डेटा डालते हैं, यूनिवर्सिटी जो है वो रोज़ आपके क्विज हो रहे हैं, असाइनमेंट्स हो रही हैं, फ़ी इधर-उधर जा रही है, वगैरह वगैरह। ये सारी काम क्या हो रहे हैं? डेली आप समझिए डेटा एंट्री हो रही है। एक रूल है वो इस डेटा एंट्री के लिए लगाया जाता है, लेकिन उसको जनरली यूज़ किया जाता है किसके लिए? एफिशिएंसी पर्पस के लिए। तो ऐसा कंस्ट्रेंट जो किसी भी डेटा एंट्री के प्रोसेस के लिए लगाया जाए, एफिशिएंट पर्पस के लिए या एफिशिएंसी पर्पस के लिए, वो हमारा क्या होता है या वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? डिफ़ॉल्ट वैल्यू को। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कंस्ट्रेंट क्या करता है? फॉर इंस्टेंस कि आप ये समझ लीजिए कि बुकिंग हो रही है और आपने कहा कि जी मैंने पिंडी से इस्लामाबाद जाना है, आगे कंट्री भी लिखा हुआ है। तो आपने कंट्री के में कोई वैल्यू नहीं डाली, आपने लिखा फ्रॉम लाहौर टू रावलपिंडी एंड देन एंटर कर दिया फॉर इंस्टेंस। थिंक अबाउट इट। तो अब आपने जो कंट्री के नीचे था ना, कॉलम के अंदर वैल्यू आनी थी, वो आपने नहीं दी, ब्लैंक छोड़ दी हमने। अगर मैंने आपने उस कॉलम की हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी होगी पाकिस्तान, तो जैसे ही मैं और आप या कोई भी यूज़र उसको ब्लैंक छोड़ के नेक्स्ट रिकॉर्ड एंटर करने लगेगा, तो ऑटोमैटिकली उसमें क्या लिखा जाएगा? डेटाबेस पाकिस्तान लिख देगा। सो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कंस्ट्रेंट इज़ कि आप एक वैल्यू दे दीजिए, यूज़र अगर एंटर करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं एंटर करता तो जो हमने वैल्यू सेट की हुई है वो आप सब रिकॉर्ड्स में उस सेल में वो डालते जाइए। 39 है, if there is more than one relationship between two entities and we mention the role on the relationship link, then this is called as। एक शायद सिचुएशन आपको याद आ रही हो जहां पे ऐसा होता है कि मोर देन वन रिलेशनशिप आप बना लेते हैं और ये दो एंटिटीज हो सकती हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन चलें दो को कंसिडर करते हैं। और हम क्या करते हैं, वो जो रिलेशनशिप लिंक बनाते हैं ना, उसके ऊपर रोल भी डिफाइन कर देते हैं, मेंशन कर देते हैं, ठीक है। कुछ कच्चा पाका सा याद आ रहा होगा, मल्टीपल रिलेशनशिप कहलाता है, ठीक है। मल्टीपल रिलेशनशिप में हम ऐसा करते हैं कि दो एंटिटीज में यानी एक से ज़्यादा रिलेशनशिप हम दे देते हैं। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट टीचर का हो सकता है कि स्टूडेंट जो है वो टीचर से पढ़ता है और टीचर जो है वो स्टूडेंट को सुपरवाइज करता है। तो इस तरह से कोई और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे एम्प्लॉय होता है, वो कंपनी के लिए काम करता है और कंपनी जो है वो एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट देती है। तो ये असल में क्या होता है, एक तरह से टू वे रिलेशनशिप होता है, इट्स मोर देन वन रिलेशनशिप। तो ऐसा रिलेशनशिप जो है वो मोर देन वन होगा, जो उसको हम कहते हैं मल्टीपल रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट डज मिनिमम कोऑर्डिनलिटी इन दी रिलेशनशिप डिफाइन। ईआरडी के अंदर ना आप मिनिमम और मैक्सिमम कोऑर्डिनलिटीज डिफाइन करते हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि मिनिमम जो कोऑर्डिनलिटी है आपकी, इससे आपकी क्या मुराद है या क्या चीज मिनिमम कोऑर्डिनलिटी को डिफाइन करेगी। कि जब हम मिनिमम कोऑर्डिनलिटी कहते हैं तो उसका मतलब ये है कि मिनिमम नंबर ऑफ एंटिटीज दैट कैन पार्टिसिपेट इन ए रिलेशनशिप। यानी दो टेबल्स में अगर रिलेशनशिप है तो मिनिमम से मुराद ये होगी कि कम से कम वो नंबर ऑफ एंटिटीज एक टेबल की पार्टिसिपेट कर सकती हैं इन दी गिवन रिलेशनशिप, या जिस रिलेशनशिप में वो दोनों टेबल्स आपस में रिलेटेड हैं। तो इट इज इन फैक्ट, ये देखिए मिनिमम और मैक्सिमम ये तो निकल गया, सो ये मिनिमम हो सकता है। तो मिनिमम नंबर ऑफ एंटिटीज दैट कैन पार्टिसिपेट इन ए रिलेशनशिप, दिस इज द राइट ऑप्शन। ये क्या हुई? मिनिमम कोऑर्डिनलिटीज। अगर मिनिमम हमने कहा 1 2, तो इसका मतलब ये है कि इस एंटिटी का एक ऑब्जेक्ट कम से कम मिनिमम ये हिस्सा लेगा, ये पार्टिसिपेट करेगा इस रिलेशनशिप में जो हमने गिवन है। तो ये वन जो एंटिटी है ये क्या हुई? मिनिमम कोऑर्डिनलिटी, ठीक है। सो द मिनिमम नंबर ऑफ एंटिटीज दैट कैन पार्टिसिपेट इन द relationship. Question number 41.
अ रिलेशनल डेटाबेस इज, आरडीबीएमएस जिसकी हम पहले भी बात कर रहे थे, यानी जिसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होता है कि रिलेशन यानी टेबल होता है। ठीक है, एक ऐसा डेटाबेस जिसकी बुनियादी यूनिट क्या होती है, टेबल होती है। तो एक रिलेशनल डेटाबेस क्या होगा, जाहिर बात है उसमें टेबल्स होंगे, और ऐसा नहीं है कि वो टेबल अलग अलग पड़े हुए हैं सारे, यानी एक का दूसरे के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो इसका मतलब कि ये एक ऐसा डेटाबेस है दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर टेबल्स जॉइंट टुगेदर इन सम वे, यानी ये बिल्कुल आपस में किसी न किसी तरह ज्वाइन है, लिंक्ड हैं, रिलेटेड हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं। सो सी इज द डिजायर्ड ऑप्शन। ये रिलेशनल डेटाबेस एक ऐसा डेटाबेस है जिसकी बेसिक यूनिट या इकाई क्या है, टेबल है, और ये टेबल्स आपस में कहीं ना कहीं किसी न किसी एट्रीब्यूट से या रेफरेंशियल इंटेग्रिटी से, जैसे हमने कहा प्राइमरी और फॉरेन की रिलेशनशिप से आपस में ज्वाइंट है या फिर कनेक्टेड है या जुड़े हुए हैं। 42. The attributes that is calculated from another attribute is called as। हमारे पास टेबल के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स या कॉलम्स होते हैं जो कि स्टोर्ड होते हैं, जिनकी वैल्यू हमने स्टोर की होती है या एंटर की होती है या हमने रखी होती है किसी भी तरह, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, हमने रखी नहीं होती, लेकिन जब हमें चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे आसान मिसाल इसकी ये हो सकती है कि मैंने कंपनी में एम्प्लॉयमेंट ली, तो अब मैंने कंपनी में डेट ऑफ बर्थ लिखवा दी, फॉर इंस्टेंस के 1 जनवरी 1991, और ये पड़ा हुआ, ये स्टोर एट्रीब्यूट है। वहां पे जो एम्प्लॉय का टेबल होगा उसके अंदर स्टोर एट्रीब्यूट होगा। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मैंने कोई लेटर लेना है कंपनी का या कोई और चीज लेनी है, या मेरा जो ईआरपी का पोर्टल है या पेज है, मैं वहां जाता हूँ तो वहां एक कॉर्नर में लिखा हुआ है, कहीं किसी एक जगह पर्सनल इन्फो में लिखा हुआ है कि मेरी एज इस वक्त 34 हो गई है, लेकिन मैंने एज की एंटर नहीं की। जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है वहां से लेकर टुडे तक सिस्टम ने क्या कर दिया है, कैलकुलेट कर दी है। और वो कैलकुलेट करके हो सकता है कोई एक टेम्परेरी व्यू टेबल कुछ और चीज पड़ी हो जहां ये एज वो डाल भी रहा हो कैलकुलेट करके, और ये हर साल अपडेट भी हो रही हो। तो किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर, डेटाबेस ऑब्जेक्ट के अंदर, वो टेबल व्यू वगैरह कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर कोई एक एट्रीब्यूट जो इस तरह कैलकुलेट हो रहा हो, जैसे हमने कहा कि क्या है, एज है, तो ये क्या होते हैं, डीराइव्ड एट्रीब्यूट होते हैं, यानी आप जो वैल्यू बेसिक होती है उससे लेके कुछ डीराइव करते हैं, तो ये हमारे डीराइव्ड एट्रीब्यूट है। एज इज वेरी कॉमन एग्जांपल कि एज आप कैलकुलेट करते हैं या डीराइव करते हैं फ्रॉम योर डेट ऑफ बर्थ के एट्रीब्यूट्स है। 43 है, अ पेशेंट कैन बी इनडोर और आउटडोर। Analyze the situation and select from the given options what type of constraint will be applied to the patient। हमारे पास कुछ constraints हमें given है, हमें जरा ध्यान से देखना है कि क्या इंडोर और आउटडोर इकट्ठे एक वक्त में हो सकते हैं, यानी खुदा न खास्ता अगर वो बंदा मरीज है हॉस्पिटल में आया तो ओपीडी से मुराद ये कि डॉक्टर बाहर बैठे हुए हैं, आप गए हैं डॉक्टर को मिले, उसने चेकअप किया, उसने आपको प्रेस्क्रिप्शन लिख दी है एंड यू गो होम। इसी तरह अगर कोई खुदा न खास्ता ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है तो वो फिर क्या करते हैं, एडमिट कर लेते हैं। इसका मतलब यह है कि दोनों में कोई एक सूरत हो सकती है, या पेशेंट आके एडमिट हो रहा है या फिर वो आके मेडिसिन लेके जा रहा है ओपीडी में। तो ये दोनों में अगर एक चीज हो सकती है, इधर ए और बी, ए और बी इकट्ठी नहीं हो सकती, तो आपने पढ़ा होगा हमारे पास जो कंस्ट्रेंट है डिसजॉइंट का, वो यही काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि द सिचुएशन इज सजेस्टिंग अस टू यूज द डिसजॉइंट कंस्ट्रेंट where a patient can only belong to one of the given category, but not both at the same time. A person can be an outdoor patient or maybe he or she is going to be admitted or indoor patient। वो दोनों एक वक्त में नहीं हो सकते, और अगर दोनों एक वक्त में नहीं हो सकते, सो ये क्या है एग्जाम्पल डिसजॉइंट कंस्ट्रेंट की। तो ऐसी सूरत में जो गिवन सिचुएशन है उस पेशेंट की, उसमें हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, डिसजॉइंट कंस्ट्रेंट। 44. The conceptual database design can be transformed into any dash। अभी हमने देखा कि कंसेप्चुअल जो डिजाइन है इसको हमने क्या कहा भला, ये हमारी क्या है, ईआरडी के एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ठीक है, ये हमारी क्या है, ईआरडी। तो हम कंसेप्चुअल डिजाइन को या ईआरडी को जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो अभी हम इससे पहले एक क्वेश्चन थोड़ा सा मिलता जुलता करके आए हैं, तो हमने कहा कि उसके बाद हमें क्या मिलता है, बेसिकली डेटा मॉडल मिलता है। और ये प्रोसेस क्या है, लॉजिकल डिजाइन, यानी लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन ऐसा है या ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कंसेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन को ट्रांसफॉर्म करते हैं या ट्रांजिशन करते हैं टुवर्ड्स ए डेटा मॉडल। ठीक है, तो ए इज द राइट ऑप्शन।
45 है व्हाट इज द सेकंड स्टेज इन द डेटाबेस डेवलपमेंट। तो ये बेसिक इंट्रोडक्टरी लेवल का क्वेश्चन है। अगेन आपके पास डेटाबेस डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसमें जो सेकंड फेज होती है वो आपकी क्या होती है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ठीक है, ये जो प्रिलिमिनरी स्टडी होती है ये आपकी स्टेज होती है फर्स्ट, और रिक्वायरमेंट की क्या होती है सेकंड। यानी आपने कुछ प्री रिक्विजिट स्टडी करनी होती है, डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करने होते हैं, और उसके बाद फिर क्या करते हैं आप रिक्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं। सो दिस इज द सेकंड फेज ऑफ द database development process. 46. If many instances of the book entity are associated with many instances of the student entity, यानी अब book और student की entity जो है दोनों के क्या हैं, many ही book के और many ही किसके हैं, student के हैं। बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट हो गई है। Then what is the type of relationship? आपने क्विकली सबने कह दिया many to many, that's perfectly fine। ठीक है, यही हो रहा है कि बुक के भी ढेर सारे क्या इंस्टेंस हैं और स्टूडेंट्स के भी ढेर सारे इंस्टेंस हैं, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। 47. Which of the following tools is used to design conceptual database design? अच्छा जी, तो conceptual database design अभी हमने क्या कहा कि ये क्या चीज़ है हमारी ERD। अगेन ये चीज़ बहुत रिपीट हो रही है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बाय द वे, दैट्स व्हाई आई जस्ट इंक्लूडेड मोर क्वेश्चंस ऑन इट। तो ERD जो है वो आप किस टूल में डिजाइन करते हैं, ठीक है, किस टूल में डिजाइन करते हैं या बनाते हैं। तो क्या SQL कोई टूल है डिजाइन का? आप कहेंगे नहीं, ये तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। कोई एडिटर होता है जहां पे आप स्टेटमेंट्स लिखते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर द कंडीशन इज दिस एंड सो ऑन। तो MS एक्सेस है, उसमें भी आप ऐसा नहीं करते, आप तो टेबल्स और रिपोर्ट्स बनाते हैं, फॉर्म्स बनाते हैं, but you cannot design the conceptual database. Oracle again it's similar to SQL server। जो आपके पास फोर्थ ऑप्शन है ना बचती है, वो बिल्कुल ठीक कह रही है कि दिस इज ए कंसेप्चुअल मॉडल, और कंसेप्चुअल मॉडल जो है वो किसी भी टूल से इंडिपेंडेंट जो है वो आप उसको डिजाइन या ड्रॉ कर सकते हैं। आसान लफ्जों में अगर मैं कहूँ तो हम कह सकते हैं कि ERD एक ऐसा डिजाइन है जो इन सारे टूल से इंडिपेंडेंट है, और इनमें से जो SQL एक्सेस ओरेकल है ये तो प्योर SQL या डेटाबेस के टूल हैं, तो इनकी तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां तक अभी हम आए नहीं, हम तो इन कंसेप्चुअल लेयर के ऊपर हैं। ठीक है, अभी हम बिल्कुल शुरू के जो है ना वो फेज के अंदर हैं। तो ये ऑप्शन हमारी क्या है, फोर्थ करेक्ट है यहाँ से। ओके जी, 48। क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स और CRM इज डेवलप्ड एट द डैश स्टेज ऑफ द डेटाबेस। क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स है वो किस स्टेज पर डेवलप करते हैं? आपके जो प्रोसेस आपने पूरा पढ़ा है, रिव्यू किया हुआ है डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो डिजाइनिंग स्टेज होती है हमारी वहां पे हम CRM को डिफाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, यहाँ पर आउटलाइन करते हैं या चार्ट आउट करते हैं। ठीक है, सो इट्स द बी ऑप्शन कि CRM या क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक इज डेवलप एट द डिजाइनिंग स्टेज ऑफ द डेटाबेस। 49 है which of the following constraint is included in the definition of the table? कोई एक कंस्ट्रेंट है, अगेन हम बार बार कह रहे हैं कि कंस्ट्रेंट मतलब कोई हम रूल लगा रहे हैं, कोई लिमिटेशन लगा रहे हैं कि ये कंप्लायंस करना जरूरी है, आपको फॉलो करना जरूरी है। लेकिन ये जो रूल लगा रहे हैं ये हम कह रहे हैं कि जब आप टेबल को डिफाइन कर रहे हैं उस वक्त लगा रहे हैं। तो अगर आपने कुछ टेबल वगैरह लेक्चर्स यहाँ तक आपने पढ़े हैं, यहाँ तक अगर आपने कुछ टेबल डिफाइन किया है या क्रिएट टेबल की आपने कमांड लिखी हो अगर, तो आपने देखा होगा कि वहां पे आप कुछ चीजें डिफाइन करते हैं कि ये टेबल क्रिएट कीजिए, ये वाले कॉलम्स होंगे, इनके ये नाम होंगे, इन एट्रीब्यूट्स की ये टाइप होगी, क्या इंटीजर होगी, ऑटो जनरेटेड होगी, आइडेंटिकल होगी, रेपिटेशन आ सकती है, नल आ सकता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वहां पे आप डिफाइन करते हैं। तो एक कंस्ट्रेंट जो यहाँ पे दिया हुआ है वो आप डिफाइन क्या कर सकते हैं, आप बता देते हैं कि किस किस कॉलम में आपने नल अलाउ नहीं करना। कि फॉर इंस्टेंस आप बताते हैं कि दिस एट्रीब्यूट्स, और उसके बाद आप लिखते हैं नॉट नल। इसका मतलब ये होता है कि आप डेटाबेस समझ जाता है, अब आपका जो DBMS है उसको अंदाजा हो जाता है कि इस कॉलम में अगर यूजर ने कोई खाली छोड़ी वैल्यू या नल दिया तो उसको एरर दे देगा कि नहीं, ये एट्रीब्यूट्स डिफाइन हुआ हुआ है नॉट नल, आपको कोई एक वैलिड वैल्यू देनी पड़ेगी। और ये काम आप कब कर रहे हैं, जब आप कोई टेबल क्रिएट कर रहे हैं यानी डिफाइन कर रहे हैं, तब आप बता रहे हैं कि कौन सा कॉलम नल हो सकता है एंड विच कॉलम यू हैव डिफाइंड एज नॉट नल। तो बी ऑप्शन यहां से
करेक्ट ऑप्शन है हमारी। क्वेश्चन नंबर 50 है द आउटकम ऑफ डैश फेज इज द कंसेप्चुअल डिजाइन विच इज ड्रॉन थ्रू ईआर मॉडल। आप में से बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं देख देख के कि ये जो कंसेप्चुअल डिजाइन है ना, ये हमारी जान ही नहीं छोड़ रहा है, ये ईआर मॉडल, कंसेप्चुअल मॉडल। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक दीज सिंपल एज मच एज आई कैन, बट अगेन थोड़ा सा ट्रिकी है। जस्ट रिव्यू द कंटेंट 2 or 3 टाइम्स टू गेट योरसेल्फ फेमिलियर विद दीज। तो बात वो कर रहे हैं कि जी आपने किसी एक फेज में से गुजरे हैं, उस फेज से गुजरने का जो नतीजा निकला है, आउटकम निकली है, वो क्या निकली है? आपका कंसेप्चुअल डिजाइन बन गया है, मतलब आपकी ईआरडी बन गई है। ईआरडी भला कब बनती है? आपके पास, अगेन मैं कहूंगा दोबारा चाहिए, आप सबसे पहले क्या करते हैं? प्रिलिमिनरी स्टडी करते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं? रिक्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं। अब जब एक रिक्वायरमेंट को एनालाइज कर लेते हैं, फिर आप कहते हैं अच्छा ये जो सिस्टम बनेगा ना, इसमें इतने टेबल होंगे, हर एक टेबल के अंदर इतने इतने कॉलम हो सकते हैं, और ये टेबल आपस में किस तरह से रिलेट करेंगे, इस तरह से लिंक करेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि हमने ईआर बना लिया, मॉडल हमने बना लिया, ईआर डायग्राम हमने बना ली। यही हम कंसेप्चुअल में करते हैं। लेकिन ये किसके बाद कर रहे हैं भला? एनालिसिस के बाद। तो इसका मतलब ये है कि एनालिसिस जब हमने किया, उस फेज के बाद उसका नतीजा ये निकला कि हमारा कंसेप्चुअल डिजाइन बन गया, हमारा ईआरडी डायग्राम बन गया। इट्स द रिजल्ट ऑफ, इट्स द आउटकम ऑफ एनालिसिस फेज। 51. Which of the following might represent a single valued attribute in the database? अच्छा, ये भी कुछ मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। जैसे हमने कहा कि अभी मल्टाई हमने देखा था, तो ये कहा गया कि एक टेबल के एक कॉलम में बताइए कि गिवन एट्रीब्यूट्स में से सिंगल कौन सा हो सकता है। सो लेट्स फाइंड आउट। फोन नंबर तो मल्टीपल हो सकते हैं, आजकल तो आपने 3-3 4-4 सिम रखी होती हैं। चल है, ये तो सिंगल नहीं हो सकता, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। ईमेल एड्रेस, ये भी आपने 2-3 बनाए होते हैं, gmail.com, hotmail.com, vu.com, ठीक है, तो ये भी सिंगल तो नहीं हुआ। डेट ऑफ बर्थ, ये जरी बात है, जैसे हम कह रहे थे ना कि एज 2 तो नहीं हो सकती, बिल्कुल ऐसे ही। यानी अगर मैं 91 में की पैदा हुआ हूँ, आप जैसे 92 में या 98 में, आप में से कुछ हो सकता है 2001-2 के बीच इनकी डेट ऑफ बर्थ हो, मतलब पॉसिबल ना। तो अगर वो उनकी डेट ऑफ बर्थ तो एक ही होगी, सही है। मैं अगर अपना कहीं फॉर्म या रिकॉर्ड एंटर करूंगा तो उसमें जाहिर बात है एक ही डेट ऑफ बर्थ आएगी। सो दिस फील्ड और दिस एट्रीब्यूट इज बेसिकली क्या है? सिंगल वैल्यूड है। स्किल्स हैं, अगेन माशाल्लाह आप लोग बहुत स्किल्ड हैं। आप में से कुछ लोग कहेंगे जी हम एनालिटिकल थिंकर हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, वी ब्रेक डाउन प्रॉब्लम्स इनटू सब प्रॉब्लम्स एंड देन वी कैन सॉल्व इट रिपीटेडली, रिकर्सिवली, और वी हैव एन एक्सेप्शनल कम्युनिकेशन स्किल्स, वी हैव आउटस्टैंडिंग प्रेजेंटेशन स्किल्स, we have negotiation skills, management skills, time management, stress management, client management, and so on and so forth. So you have a stack of experience and skill sets. I agree with you. तो skill set भी क्या हुई आपकी? extensive हुई, diverse हुई, right? सो वो भी क्या हुई? मल्टी वैल्यूड होगी, 6, 7, 8, 10, 12 वगैरह होंगी, तो वो भी मुमकिन है आपकी बहुत ज़्यादा होंगी। तो सिंगल वैल्यू इन गिवन में से सिर्फ क्या हो सकती है? डेट ऑफ बर्थ। 52 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ डीएफडी यानी डेटा फ्लो डायग्राम बट नॉट इंक्लूडेड इन द ईआरडी। यानी कोई एक चीज गिवन है नीचे 4 ऑप्शंस में से, उसको हम डीएफडी में तो डालते हैं लेकिन ईआरडी में ऐड नहीं करते। ईआरडी में आउटलाइन या शो, तो पूछा गया कि वो कौन सी चीज है जो डीएफडी में तो आएगी लेकिन ईआरडी में नहीं आएगी। तो क्विकली क्लू मैं बता देता हूं कि डीएफडी में एक्सटर्नल एंटिटी आती है लेकिन ईआरडी में नहीं आती। आप पूछेंगे कैसे और क्यों? देखिए, हमने बात की ना कि डीएफडी, जब जीरो डीएफडी या जीरो लेवल डीएफडी या कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी हम बनाते हैं तो हम सिस्टम में दिखाते हैं या डीएफडी में अपनी शो करते हैं कि यूजर का इंटरेक्शन भी दिखाते हैं और बाकी एक्सटर्नल सिस्टम का भी दिखाते हैं। तो यूजर या एक्सटर्नल सिस्टम जिससे हमारा सिस्टम इंटीग्रेट होगा, ये क्या है? एक्सटर्नल एंटिटीज बन गई। जबकि ये डीएफटी में तो हमने दिखा दी, ईआरडी में हमने कोई बात नहीं की एक्सटर्नल एंटिटी की, ना किसी यूजर की और ना किसी सिस्टम की जिससे हमारा सिस्टम कनेक्ट होगा। ईआरडी में तो हमने कहा कि हम कंसेप्चुअल डिजाइन बना रहे हैं, कितने टेबल बनेंगे, एनालिसिस करके हमने ये डिसाइड कर लिया हर एक टेबल के अंदर कितने कॉलम बनेंगे और ये टेबल आपस में कितने कॉलम्स या किस तरह से किन किन एट्रीब्यूट्स के साथ, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी के साथ, ये जो भी आप कह लीजिए ज्वाइन करके या लिंक करके कनेक्ट करेंगे या रिलेट करेंगे। ये क्या हुआ? ईआरडी होगी।
इसमें कहीं यूजर का तस्करा नहीं है, इसमें कहीं एक्सटर्नल सिस्टम का कोई जिक्र नहीं है। सो इट्स द एक्सटर्नल एंटिटी जिसने डीएफटी में तो आना है लेकिन ईआरडी में नहीं आना। जी, तो क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रिलेशनल टेबल्स। तो कोई 4 स्टेटमेंट्स गिवन है हमें और देखना है कि हमारे पास जो टेबल्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फाल्स है यानी ट्रू नहीं है। तो सबसे पहले देखिएगा कि कॉलम वैल्यूज आर द सेम काइंड, ये तो बिल्कुल ठीक लग रही है, यानी अगर एज का कॉलम है तो जितना भी डेटा हम टॉप से डाउन देखते जाएंगे तो एज के कॉलम में तो जाहिर बात है नंबर ही आएगा। किसी की अगर 40 है, 30 है, 18 है, 20 है एंड सो ऑन, तो ये तो सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो बिल्कुल दुरुस्त बात की हुई है। सेकंड देखिएगा, ईच रो इज ए यूनिक, बिल्कुल ये भी बात ठीक है, यानी एक टेबल के अंदर अगर पहली रो अली हसनैन की है, दूसरी रो हो सकता है मुदस्सर अली की हो, तीसरी फैसल खान का डेटा हो, चौथे नंबर पे अली इब्रार का हो, पांचवें नंबर पे नूर हुसैन का हो, छठे नंबर पे किसी और साहब का हो। इसी तरह से हर रोज जो है वो एक डिफरेंट स्टूडेंट का डेटा आ रहा है, यूनिक आ रही है, ये भी बिल्कुल ठीक है बात। थर्ड देखिएगा, ईच कॉलम मस्ट हैव ए यूनिक नेम, ये भी बिल्कुल बात ठीक है, यानी पहला कॉलम आया नेम का, दूसरा आया ईमेल का, थर्ड आया डेट ऑफ बर्थ का, फोर्थ आया सेमेस्टर का या प्रोग्राम का, इसी तरह आगे आया आईडी नंबर का, पास डिग्री का, मार्क्स का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या हुए, हर कॉलम जो है वो एक यूनिक नेम लेके आ रहा है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2 कॉलम एक जैसे नाम के साथ रख लें, ऐसा तो मुमकिन नहीं है, डीबीएमएस आपको अलाउ नहीं करेगा। यानी आप एक कॉलम रख ले नेम और दूसरा साथ फिर रख ले नेम और तीसरा फिर नेम, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आपको कम से कम फिर यूनिक करने पड़ेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये क्या हो गया यूनिक, सही है। फोर्थ देखिएगा, द सीक्वेंस ऑफ रो इज सिग्निफिकेंट, एक टेबल के अंदर रोज की सीक्वेंस या उनको ऑर्डर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए जब आप डेटा रिट्रीव करते हैं, आप फॉर इंस्टेंस ऑर्डर बाय की क्लास जब आप यूज करते हैं तो आप डेटा जिस तरह भी एक्चुअल पड़ा हुआ है उसको जब आप रिट्रीव करके दोबारा रेंडर या डिस्प्ले करते हैं तो आप अपनी तरतीब वहां लगा सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, बहुत सारा काम आप कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट ऑपरेटर्स या फिर डिफरेंट क्लासेस जो आप यूज करेंगे आगे चल के इंशाल्लाह। तो आप ये कह सकते हैं कि जो टेबल के अंदर रोज की ऑर्डर है या सीक्वेंस है वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी बातें बिल्कुल दुरुस्त रखी हुई हैं, टेबल के लिहाज से जो 3 बातें कही गई हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। रोज किसी भी तरतीब से पहले 1 नंबर रिकॉर्ड, फिर 11 नंबर, फिर 3, फिर 4, फिर 7, दैट डज नॉट क्रिएट एनी इशू। क्योंकि हम क्या करेंगे, जब डेटा रिट्रीव करेंगे तो हम कहेंगे कि आप इस डेटा को ऑर्डर कर दीजिए बाय डेट, आईडी, नेम अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर दीजिए, अब डेटा सॉर्ट हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो फोर्थ ऑप्शन इज नॉट करेक्ट कंसिडरिंग दी टेबल्स। 54 है, द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम और द ईआरडी मॉडल्स डैश, यानी ईआरडी डायग्राम किस चीज को मॉडल करती है। तो मेरा ख्याल है क्विकली आप बता सकते हैं, हमने 2 क्वेश्चन में इसके ऊपर बात की है डिटेल में कि ईआरडी जो है वो 3 चीजों को मॉडल करती है। नंबर 1, हमारे केस में जो सॉल्यूशन हम प्रपोज करने जा रहे हैं, जो डेटाबेस बना रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, उसके अंदर टेबल्स कितने होंगे और टेबल कैसे पता चलेगा, उस सॉल्यूशन में कितनी एंटिटीज हैं, स्टूडेंट, प्रोडक्ट, कंपनी, कस्टमर, वेंडर एक्सेट्रा। तो ये सारी क्या है एंटिटीज। नंबर 1, हर एंटिटी के एट्रीब्यूट्स कितने हैं, यानी प्रोडक्ट की अगर बात करें तो प्रोडक्ट के कितने कॉलम्स लेने हैं, कितने कॉलम्स बनाने हैं, उसके कितने एट्रीब्यूट स्टोर करने हैं, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट टैक्सेशन, प्रोडक्ट रीऑर्डर लेवल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देयर कुड बी सो मेनी एट्रीब्यूट्स दैट यू कैन स्टोर। तो एक क्या हो गया एंटिटी, एक उसके एट्रीब्यूट्स हो गए, और थर्ड हमने कहा था कि इन एंटिटीज या टेबल्स का आपस में रिलेशनशिप भी हमें रखना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप्स। तो बी ऑप्शन हमारी क्या हुई, करेक्ट हो गई। क्वेश्चन नंबर 55, द रिलेशनशिप बिटवीन द डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉइज इज, एक डिपार्टमेंट है, अब देखिए कुछ भी नहीं बताया हुआ, खुद आपने और मैंने कंक्लूड करना है, और ये क्या है ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। तो ये क्या बना, बिल्कुल ठीक है, मेरे ख्याल में सारे लोग पहचान गए हैं और सब कह रहे हैं कि 1 to many, एब्सोल्युटली राइट। वन डिपार्टमेंट हैज मेनी एम्प्लॉइज, सेंटेंस में लिखा हुआ ना एम्प्लॉइज, अगर ये खाली एम्प्लॉई होता यानी एक डिपार्टमेंट है और एक ही एम्प्लॉई है तो क्या हुआ फिर,
1 to 1 हुआ, लेकिन इस केस में क्या है, क्लियरली लिखा हुआ है 1 to many है। सो आर डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Question number 56. In which stage of the database development process the logical design is created? तो हम अगेन वापस उसी अपनी डायग्राम या उसी प्रोसेस को रेफर करते हैं। तो हम अपनी डेटाबेस डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसमें लॉजिकल डिजाइन कब क्रिएट करते हैं? अपने डिजाइन फेज के अंदर। तो यहाँ से हमारी सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हुई कि डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस में लॉजिकल डिजाइन हम कब क्रिएट करते हैं? डेटाबेस डिजाइन जो फेज होती है हमारी वहां पे। 57 है, डेटा इनकंसिस्टेंसी लीड्स टू अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स सच एज। डेटा इनकंसिस्टेंसी से मुराद ये है कि आपका डेटा ठीक नहीं है, कंप्लीट नहीं है, उसमें एरर्स हैं, इश्यूज हैं, इनकम्प्लीट है। जहां डेटा आना चाहिए था वहां पे नहीं है, जहां ए आना चाहिए था वहां पे 3-4 लिखा हुआ है। एज के कॉलम में क्या लिखा हुआ है? ABC। ईमेल के केस में आपने लिखा हुआ है वहाँ पे सैलरी इतनी है। ये सारा क्या? डेटा इनकंसिस्टेंट हुआ है। इसकी वजह से बहुत सारे मसाइल आ सकते हैं आपकी एप्लीकेशन के अंदर, आपके सॉफ्टवेयर के अंदर, आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। तो वो पूछा गया है कि इनमें से कौन-कौन सा मसला हो सकता है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि जी लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड इनकरेक्ट रिजल्ट। ये बिल्कुल ठीक है बात कि आपकी इन्फॉर्मेशन का लॉस तो एक साइड पे है, अब आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो भी क्या मिलेंगे? इनकरेक्ट। सेल्स का डाटा निकालेंगे, रिपोर्ट्स निकालेंगे तो गलत निकलेंगी। एम्प्लॉइज को सैलरी किस-किस को मिल गया, किसको नहीं मिली, गलत निकलेगी। इसी तरह किस कस्टमर को कितने पैसे पे करने हमने वो गलत निकलेगा। अकाउंट रिसीवेबल की बात करेंगे, किससे हमने कितने पैसे लेने हैं कस्टमर से, वो पता नहीं चल रहा कितने हैं। तो ये सारा क्या? इनकंसिस्टेंट डेटा हुआ, जिसकी वजह से एक तो डेटा लॉस भी हो रहा है और जो रिजल्ट निकल रहे हैं, जो कंक्लूजन निकल रही हैं, जो एक्शनेबल आइटम्स निकल रहे हैं, एविडेंस निकल रहे हैं, फैक्चुअल चीज़ें निकल रही हैं, वो फैक्चुअल नहीं रही हैं, बल्कि क्या हुआ? इनकंसिस्टेंट डेटा होने की वजह से सब इनकरेक्ट आ रहे हैं। बाकी अगर आप देखें लेस सिक्योर डेटा, तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है। रिडंडेंट डेटा, डेटा रिपीट हो गया, ये भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। स्लो डेवलपमेंट, ये भी कोई इतना इशू नहीं है। बट दिस इज इम्पोर्टेंट कि आपके पास लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन भी होगी और रिजल्ट जो है वो भी सारे क्या होंगे? इनकरेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 58। इन डैश अप्रोप्रिएट डेटा मॉडल इज चोजन। कोई एक स्टेज पूछी गई है, उसके बारे में कहा गया कि उसके अंदर हम आके कोई रेलेवेंट जो डेटा मॉडल है उसको सिलेक्ट करते हैं। यानी हमने प्रिलिमिनरी स्टडी की, उसके बाद हमने एनालिसिस किया, उसके बाद हमने कंसेप्चुअल डिजाइन निकाला और उसके बाद फिर पूछा गया कि शायद किसी जगह पे जाके फिर हम अपना डेटा मॉडल जो है वो सिलेक्ट करते हैं कि हमें कौन सा मॉडल पिक करना चाहिए। तो जो हमारी लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन स्टेज होती है या फेज होती है, वहां पे हम जाके ये काम करते हैं। ठीक है, कंसेप्चुअल में तो हमने क्या कहा कि हम क्या करते हैं? अपनी एनालिसिस के बाद ERD डेवलप करते हैं, ड्रॉ करते हैं। और लॉजिकल में हम जाके क्या करते हैं? कोई डेटा मॉडल सेलेक्ट करते हैं। डिपेंड करता है कि हमने कौन सा सेलेक्ट करना है और हमारी रिक्वायरमेंट्स वगैरह क्या है। ठीक है, सो सी इज द ऑप्शन कि लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन फेज है जहां पे हम डेटा मॉडल को चूज या सिलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, विद इन ए टेबल ईच प्राइमरी की वैल्यू डैश। एक टेबल के अंदर जो प्राइमरी की वैल्यू है वो क्या हो सकती है? तो फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है कि की वैल्यू इज ए मिनिमल सुपर की, जरूरी नहीं है। इज ऑलवेज द फर्स्ट फील्ड ईच टेबल, ये भी जरूरी नहीं है। प्राइमरी की कहीं पे भी हो सकती है, फर्स्ट फील्ड जरूरी होना ही इसका नहीं है। थर्ड है जी के मस्ट बी अ न्यूमेरिक। तो ऐसा भी नहीं है कि प्राइमरी की हमेशा न्यूमेरिक की हो, हम कुछ और भी ले सकते हैं, कंपोजिट भी हो सकती है। मस्ट बी ए यूनिक, नो दिस इज राइट। एक टेबल के अंदर, एक प्राइमरी की के अंदर या उस कॉलम के अंदर जहां आपने प्राइमरी की इंप्लीमेंट की हुई है, वहां सारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए? यूनिक। हमने इससे पहले बात की, स्टूडेंट का अगर रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके ऊपर आपने प्राइमरी की इंप्लीमेंट की हुई है। हमारे जितने पाकिस्तानी नेशनल्स हैं उन सब के NIC वाले कॉलम के ऊपर आपने प्राइमरी की इंप्लीमेंट की हुई है, पासपोर्ट नंबर पे की हुई है, स्टूडेंट ID के ऊपर की हुई है। तो ये सारे फील्ड्स एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जहां पे वैल्यू क्या होनी चाहिए? हर रो के लिए उस कॉलम में वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। हर स्टूडेंट के पास एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर या VUID होनी चाहिए, स्टूडेंट ID होनी चाहिए। हर पाकिस्तानी शहरी के पास एक यूनिक पासपोर्ट नंबर होना चाहिए, एक यूनिक CNIC नंबर होना चाहिए। सो द राइट ऑप्शन इज के मस्ट बी अ यूनिक वैल्यू। And finally, our last question, question number 60. The unity relationship involves a single entity is also called dash.
तो इससे पहले भी हमने क्वेश्चन में इससे मिलते जुलता कॉन्सेप्ट किया है कि जो यूनिरी ऑपरेटर होता है, यूनि का मतलब क्या होगा, एक। तो जो एक ऑपरेटर है वो एक सिंगल एंटिटी के ऊपर जब अप्लाई होता है, वो रिलेशनशिप चूंकि इटसेल्फ हो जाता है, तो इसीलिए उसको हम कहते हैं रिकर्सिव रिलेशनशिप। एक एंटिटी का अपने साथ जो रिलेशनशिप होता है उसको यूनिरी भी बोलते हैं और उसको रिकर्सिव भी हम कहते हैं। सो रिकर्सिव और यूनिरी मतलब कि एक ही एंटिटी है, उसका अपने साथ रिलेशनशिप हम क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे 60 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद यकीनन आप भी सोच रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे जी। इसके बाद हम इंशाल्लाह सब्जेक्टिव पार्ट जो है वो भी आपके इस कोर्स का डिस्कस करेंगे और हमारी कोशिश ये होगी कि हम 40 क्वेश्चन ये करें इंशाल्लाह। तो आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। वेरी सून विल बी शेयरिंग सब्जेक्टिव पार्ट आर CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स टू कंप्लीट योर प्रिपरेशन टू अपीयर इन योर रियल एग्जाम इंशाल्लाह। ठीक है, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। तो वीडियो से रिलेटेड कोई आपका सवाल हो, कोई ओपिनियन देना चाहें, कोई फीडबैक शेयर करना चाहिए, कमेंट देना चाहें या कोई सजेशन देना चाहें ताकि ओवरऑल अगर हम कुछ चीज़ इंप्रूव कर सकें, तो वी वेलकम योर सजेशंस, योर क्वेश्चंस एंड योर फीडबैक। कुछ चीज़ अगर आपको कंफ्यूज कर रही है या आप उसके बारे में कुछ और पूछना चाहते हैं तो बिला झिझक वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके आपको एक्सप्लेन कर दें, रिप्लाई कर सकें। ठीक है, और दूसरी गुजारिश हमारी ये होती है, बहुत सारे और फेलोज़ हैं आपके स्टूडेंट, वो तैयार कर रहे हैं इस पेपर को भी। अगेन अगर आपको इस कंटेंट में कोई अच्छी बात लगती है या इसकी एक्सप्लेनेशन से आप थोड़ा मुतमईन हैं और आपकी तैयारी में आपको हेल्प मिली है, तो हम चाहेंगे कि ये कंटेंट, इसका लिंक बाकी अपने फेलोज़ के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो अभी अपनी तैयारी को थोड़ा और बेहतर कर सकें और अच्छा स्कोर अर्न कर सकें इंशाल्लाह। दोबारा इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी आपके साथ। सब्जेक्टिव पार्ट में भी बेसिक्स आपकी बेहतर होंगी और कोर कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह सब्जेक्टिव जो है वो आप जल्दी भी आसानी और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। सब्जेक्टिव में आपसे बात होती है इंशाल्लाह। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।